तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। रोज की तरह आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, बारी बारी से हम सबके बारे में बात करेंगे। अगर लोकसभा आपको समझ में नहीं आई है या कुछ डाउट्स हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत तक आते आते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, फिर आप खुद फैसला कर लेना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका नाम है लोकसभा। तो दोस्तों, लोकसभा समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं विधायिका, केंद्रीय विधायिका हम पढ़ रहे हैं, जो कि संसद के रूप में काम करती है। ये हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि संसद की जो व्याख्या है हमारे संविधान के अंतर्गत, वो आर्टिकल 79 यानी कि 79 में दे दी गई है। फिर अगला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बनता है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो हमने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं। पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर होती है राज्यसभा और तीसरे स्थान पर होती है लोकसभा। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यह विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का ही अंग होता है। कार्यपालिका में ये राष्ट्रपति महोदय शिखर पर होते हैं। तो जब हमने कार्यपालिका पढ़ा था राष्ट्रपति को, आर्टिकल 52 के अंतर्गत हमने इनके बारे में सब कुछ जान लिया था, यानी हम राष्ट्रपति के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। फिर हमने बताया था आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है हमारी राज्यसभा, और राज्यसभा के बारे में हमने कल ही आपको एक वीडियो दिया था और उम्मीद करते हैं कि वो आपने देखा भी होगा। आज जो चर्चा होगी दोस्तों वो लोकसभा की होगी, और लोकसभा की जो व्याख्या है हमारे संविधान के अंतर्गत वो आर्टिकल 81 यानी कि 81 के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज जो बेसिकली चर्चा होगी वो लोकसभा पर होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लोकसभा की, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तभी चीज़ें आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा कि लोकसभा जो है हमारे संविधान के अंतर्गत, इसका जो प्रावधान देखने को मिलता है वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप देखते ही हैं आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लोकसभा को दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं प्रथम सदन के नाम से, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं और अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बार बार, और आगे भी जो है इसकी प्रबल संभावना रहती है कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से फिर से सवाल आ सकते हैं। निम्न सदन लोकसभा होती है और उच्च सदन राज्यसभा होती है। प्रथम सदन इसको कहते हैं और अस्थायी सदन भी लोकसभा को ही कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद इसका विघटन हो जाता है। ठीक, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अपने आप ही 5 साल में इसका विघटन हो जाता है, फिर नई सरकार का गठन होता है, यानी कि लोकसभा सदस्य फिर पुनः 5 साल बाद चुने जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। पेन और कॉपी लेकर के बैठना, ताकि आप जो मैं बोलूं अगर आपके काम का है तो उसे आप नोट्स भी करते चलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। जैसे हमने राज्यसभा में उसकी संरचना पढ़ी थी, वैसे ही हम आज लोकसभा के बारे में, इसकी संरचना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें सीटों का प्रावधान कितना किया गया है। तो दोस्तों, मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना था उस समय तो 550 थी, लेकिन उसके बाद में अब जो है अधिकतम संख्या इसकी कितनी रह सकती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 550 + 2, है ना। कहने का मतलब ये है कि 2 जो व्यक्ति हैं ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और ये ओंग्ल इंडियन होते हैं, यानी ओंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी रह सकती है। तो इसमें एक प्रावधान किया गया था दोस्तों कि 530 ये तो रह सकते हैं राज्यों से, और 20 सदस्य ये रह सकते हैं हमारे कहाँ से, ये रह सकते हैं यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। कितने सदस्य रह सकते हैं? 20 सदस्य रह सकते हैं। लेकिन बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान स्थिति क्या है सीटों को लेकर के, तो आप कहेंगे वर्तमान जो स्थिति है वो 545 है, यानी 4/4। अब दोस्तों 545 545 हमारी अधिकतम सदस्य इस समय सीटों की लोकसभा के अंतर्गत रहती है ना। अब समझने वाली बात यह है, जब से 370 हटा है तब से चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, और जब 370 नहीं हटा था तब चीज़ें कुछ और थीं। लेकिन सीटें पहले भी 545 थी, आज भी 545 है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्या प्रावधान किया गया है। देखो, पहले हमारे देश के अंदर जो है 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ये सब आप लोगों को पता है। तो यहाँ से जो सीटों की संख्या थी दोस्तों वो 530 फुल थी, यानी राज्यों को 530 ही दी गई थी, और 530 की 30 भरी हुई थी। लेकिन यहाँ पर 20 दी गई थी जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भरी हुई थी 13, यानी कि 7 सीटें यहाँ पर खाली थीं, और 2 जो कि ये वाले 2 हैं, ये यहाँ पर भी 2 थे, है ना।
तो इन सबको आप जोड़ेंगे 530, 13 और 2 तो 545 हो जाता था। 370 हटने से पहले 7 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में खाली थीं, जबकि राज्यों की संख्या पूर्ण थी, राज्य सीटों की संख्या पूर्ण थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब जो नई वर्तमान स्थिति है उसमें क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से हमारे यहाँ 370 आर्टिकल हटा है, तब से हमारे देश के अंदर राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो अब जो यहाँ पर दोस्तों राज्य से लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 524 हैं, और यहाँ पर कितनी है, 19 है, और 2 ये मनोनीत वाले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। जब से नए राज्यों का निर्माण हुआ है, एक राज्य हमारा कम हुआ है राज्यों के अंतर्गत, तो 524 ये, 19 ये केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 हमारे मनोनीत द्वारा, यानी जो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 331 के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा नया चार्ट है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे नई व्याख्या की जाए तो आप यही पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी ये नया मामला है, तो यहाँ से संभावना अधिक बनती है आपसे प्रश्न पूछने की, है ना। तो ये आप अच्छे से नोट कर लें, और जो पुराना वाला मैंने अभी बताया वो भी आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गई दोस्तों हमारी सीटों की बात कि सीटों की संरचना हमारी लोकसभा के अंदर किस प्रकार से होती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होती है, चयन कैसे होता है, यानी निर्वाचन कैसे होता है। तो जैसे हमने राज्यसभा के अंतर्गत पढ़ा था कि उसमें जो होता था, क्या होता था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, यानी कि उसमें सीधे सीधे आप लोग जाकर के वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। प्रत्यक्ष रूप का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई कैंडिडेट होता है, वो आपसे वोटिंग की अपील करता है कि आप हमें वोट कीजिए, और आप अगर उसकी बातों से, उसके वादों से प्रभावित होते हैं तो आप उसको वोट करके आते हैं, यानी कि आपके सामने चेहरा था कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो वही होता है प्रत्यक्ष रूप दोस्तों, है ना। अब उसके बाद जो इसमें प्रक्रिया चलती है दोस्तों, वो चलती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दोस्तों हमारे अप्रत्यक्ष रूप के चुनाव हुआ करते थे, गुप्त मतदान हुआ करता था, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय का था, उपराष्ट्रपति महोदय का था, तो उसमें ये नहीं होता था कि जो सबसे ज़्यादा वोट ले आएगा वो ही आगे बढ़ जाएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर उस प्ले लिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या थी। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट का मतलब उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट का मतलब हो गया जो पहले आएगा वही विजेता हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही विजेता घोषित हो जाएगा। ये आपने देखा भी होगा, चाहे आपके यहाँ लोकसभा सांसद के चुनाव हो रहे हो, चाहे आपके यहाँ विधानसभा विधायक के चुनाव हो रहे हो, तो आपने यही देखा होगा जिसके पास मतों की संख्या प्रबल होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वही व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है। तो यही इसका मतलब होता है दोस्तों कि सब जो पहले आओ पहले पाओ। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं था, उसमें कोटा पूरा करना होता था, यानी कि 51% मत जब तक ना मिलेगा आपको, भले ही आप सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपके पास 51% मत नहीं है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें भी 2 बातें हैं दोस्तों, सांसद जिताना है तब ये है, अगर सांसद जीत के जाएगा तो इस प्रक्रिया से जाएगा, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनेगी तो उसके लिए तो बहुमत चाहिए ही चाहिए, वो भी अभी समझेंगे। प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, और इसमें जो वोटिंग करते हैं दोस्तों वो वयस्क व्यक्ति करते हैं, वयस्क। अब आप कह रहे होंगे कि ये वयस्क व्यक्ति कौन होते हैं, आखिर वयस्क व्यक्ति की परिभाषा क्या है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कि दोस्तों अभी जो 2018 में दिसंबर के महीने में वीडियो का एग्जाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, उसी में यही वाला सवाल आया था। क्या आया था कि 61वां संविधान संशोधन, ये बात पूछी गई थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 में। तब वयस्क की जो परिभाषा है दोस्तों वो 18+ कर दी गई थी, यानी कि हमारे देश के अंतर्गत जो 18+ वाले नागरिक होंगे उनको जो है वयस्क माना जाएगा। इसका तात्पर्य ही ये हुआ कि वयस्क व्यक्ति जो है हमारे लोकसभा चुनाव में या सभी प्रकार के चुनावों में भाग ले सकते हैं, मतलब 18+ वाले, है ना। तो वयस्क की जो परिभाषा है वो 61वां संविधान 1989 करता है। ये आपसे पूछा गया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बताना भी थोड़ा ठीक लगा। तो ये आप नोट कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी योग्यता क्या होती है, जो सदस्य बनते हैं लोकसभा के उनकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता के विषय में जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ योग्यताएं तो सभी पदों में कॉमन रहती हैं, जितने भी ये सरकारी मंत्री पद होते हैं इनमें जो है लगभग कॉमन ही रहता है। क्या, जैसे कि पहले तो होता है दोस्तों कि भारत का नागरिक होगा, है ना। आप ये बात नोट करते चलें, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का नागरिक होगा।
25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, है ना। और फिर इसमें अगली बात आप कह सकते हैं कि लाभ के पद पर ना होगा, यानी कि सरकारी नौकरी पर ना होगा, लाभ के पद पर ना हो। और इसमें चौथा बात आप जोड़ सकते हैं कि पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब कर्जदार ना हो, उसके पास किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, तब वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा और वो लोकसभा का चुनाव लड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये योग्यता आपसे पूछी जाती है। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से देखने को मिलता है, आयु सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो आपको राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है या फिर लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है, यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो तो वो बन सकता है। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु यानी कि कम से कम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा 25 वर्ष। लोकसभा की कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और संसद की कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि संसद के 3 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इतना आप याद रखें, ये संसद के 3 अंग थे। तो इसको आप इस क्रम से याद रखें, इधर 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष, इस तरीके से आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़े थोड़े तरीके में आपको बताता रहता हूँ ताकि आपके लिए ये हमेशा यानी उम्र भर के लिए याद हो जाए, कभी भी आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके कार्यकाल की ओर, है ना। तो कार्यकाल में बहुत सारे सवाल आपसे कार्यकाल से रिलेटिव पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, तो आप ध्यान से ही सुने। सामान्यतः तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों वहाँ पर 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें परंतु जोड़ देना, आप क्या जोड़ देना, परंतु जोड़ देना। क्यों परंतु जोड़ने में, इसमें 2 बातें आएंगी। एक तो ये कि क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 सभा से पहले भी खत्म हो सकता है या फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों ही स्थितियां हैं। क्या क्या स्थितियां, आइए समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, जब सबसे पहले नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तब तो वहां पर आपका सवाल होगा सिर्फ 5 वर्ष होता है, ठीक। लेकिन अगर पहले खत्म होने की स्थिति हो तो इसमें क्या हो सकता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इसका जो है भंग हो जाना, है ना। तो इसमें 2 स्थितियां बन सकती हैं। पहली क्या स्थिति बन सकती है, बहुमत खो देना, बहुमत खो देना। अगर बहुमत खो दिया कोई पार्टी, तब भी लोकसभा यानी कि उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। फिर दूसरी जो स्थिति आ सकती है वो आर्टिकल 85 है दोस्तों, ये आप याद रखना। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पहले ही पढ़ लिया है जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये बात यहाँ पर बताना भी जरूरी है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर चाहें, आप इसको लिख लेना, केवल राष्ट्रपति लिख कर ही मत छोड़ देना। मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों मुझे समय का भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो आप इसमें लिख लेना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है, और ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 8 बार हो चुका है कि लोकसभा पहले भी भंग हो चुकी है। कितनी बार, 8 बार हो चुकी है, मतलब 5 वर्ष से पहले भी भंग हो चुकी है। तो 85 में राष्ट्रपति कर सकते हैं, और दूसरा कारण क्या था कि बहुमत खो देने से भी पहले ही इसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसका कार्यकाल कब कब बढ़ाया जा सकता है ना। एक स्थिति अब ये तो थी पहले भंग होने की, अब हम समझ लेते हैं कि इसका कार्यकाल कब कब बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उसमें सिर्फ आप लिखेंगे आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल जो कि आपने 352 में राष्ट्रीय आपात पढ़ा था ना, वही है ये। तो आपातकाल की उद्घोषणा जब हमारे देश में हो जाती है, तब दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ से आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस तरीके के प्रश्न बनते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। तीसरा सवाल फिर आपसे बन सकता है कि ये कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। तो तीनों बातों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपातकाल के दौरान संसद को ये शक्ति प्रदान है। किसको प्रदान है, संसद को। ध्यान रखना दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है, लेकिन संसद के पास है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति। बढ़ाने की शक्ति संसद के पास और भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। तो संसद विधि द्वारा कार्यकाल बढ़ा सकती है, संसद विधि द्वारा कार्यकाल बढ़ा सकती है जब देश में आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ा दिया तो एक बार में
ये भी आप लिखें, एक बार में सिर्फ एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में सिर्फ एक बार के लिए। कितनी बार, तो इसकी व्याख्या हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका अर्थ आप ये लगा सकते हैं कि जब तक आपातकाल की स्थिति रहेगी तब तब संसद विधि द्वारा अगर वो चाहे तो उसको एक एक साल करके कितनी भी बार बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है आपातकाल लगा दिया है या आपातकाल देश में चल रहा है और संसद ने 5 साल के लिए जो है कार्यकाल बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि शायद 1 साल में ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसी सोच के चलते हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये प्रावधान किया था कि ये 352 अगर लगा हुआ है देश के अंतर्गत तो संसद कार्यकाल बढ़ा तो सकती है लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए, है ना। अब दोस्तों जैसे और कितनी बार बढ़ा सकती है तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप ये भी लिख लें कि कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, पूछा जाता है तो आप कहेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब दूसरी बात, जब आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है ना, आप यहाँ पर लिखेंगे आपातकाल समाप्त। ये थोड़ी मैं आम भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, संवैधानिक भाषा तो कुछ और प्रकार की होती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो इसलिए मैं वही सरल भाषा का प्रयोग करता हूँ। तो आपातकाल समाप्त कहने का मतलब जब आपातकाल की घोषणा हमारे देश में जब समाप्त हो जाती है तो उस समय ये जो समय बढ़ाया हुआ है इसका जो समय होता है फिर मात्र 6 महीने का रह जाता है, 6 महीने का, है ना। क्यों रह जाता है, क्योंकि मान लो आपातकाल खत्म हो गया और कार्यकाल बढ़ा हुआ था तो उसकी सीमा अधिकतम 6 महीने रह सकती है। आपातकाल खत्म होने के बाद जो कार्यकाल बढ़ा हुआ है उसकी अधिकतम सीमा 6 माह रह सकती है ताकि वो अपने सारे काम का 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लें। 6 महीने पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद में दोबारा चुनाव हो जाएगा और फिर नई लोकसभा का गठन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो किस तरीके से बढ़ाया जाता है और किस जगह से कम किया जाता है। कम करने का यानी कि भंग करने का जो अधिकार था वो राष्ट्रपति महोदय का था और कार्यकाल बढ़ाने की जो शक्ति थी दोस्तों वो हमारी संसद के पास थी। अब बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो दोस्तों एक आर्टिकल है हमारे संविधान के अंतर्गत 93 इसमें जो है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बारे में बताया गया, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये पूछा जाता है इसलिए मैं संवैधानिक आर्टिकल भी आपको साथ साथ लेकर के चलता हूं। तो आर्टिकल 93 के अंदर जो व्याख्या है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की है ना। अब बात करते हैं दोस्तों ये कहां से चुने जाते हैं। जैसे कि आपने राज्यसभा में पढ़ा था कि उनके जो अध्यक्ष होते हैं जिन्हें हम सभापति कहते हैं वो अपने सदस्यों में से उनका चयन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जब उनका चुनाव उनकी प्रक्रिया से हो जाता है तो जैसे ही वो अपना पद ग्रहण कर लेते हैं वो अपने आप ही राज्यसभा के सभापति हो जाते थे। अपने सदस्यों में से राज्यसभा को अपना मुखिया चुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, केवल उप मुखिया यानी कि उप सभापति वो चुनते थे। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में क्या है, पहली बात तो यही है कि पहली बैठक के बाद ना ये जो सदस्य होंगे 545 तो सारे सदस्य मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेंगे, है ना। कहने का मतलब अपना एक अध्यक्ष चुन लेंगे और अपना एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे अपने ही सदस्यों में, बाहर से नहीं आएगा। जो 545 होंगे उनमें से ही अपना एक अध्यक्ष और अपना एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक, पहली बैठक के बाद अब बात आती है यहाँ पर शपथ की कि इनको शपथ कैसे होती है। तो होता क्या है, जब पहली बैठक होती है आम चुनाव के बाद, आपने देखा होगा जब आम चुनाव हो जाते हैं और जब निर्णय आ जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि लोकसभा में किन किन सांसदों ने अपनी जगह बनाई है। तो जब उनकी पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में शपथ दिलाते हैं। और शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ये दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि शपथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि राष्ट्रपति को जो है हमारे देश के मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, ये भी बहुत बड़ा पद होता है हमारे संवैधानिक दृष्टि से, तो इनको शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि ये अपने अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं कि मैं अध्यक्ष के रूप पर शपथ ले रहा हूं कि अपने कार्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा से करता रहूंगा। ऐसा नहीं करते, ये आम सदस्य की तरह शपथ लेते हैं। कहने का मतलब जब पहली बैठक होती है आम चुनाव के बाद तो प्रोटेम स्पीकर सारे सदस्यों को मतलब 545 के सबको ही
सदस्य होने की शपथ वो दिला देते हैं, और जब शपथ सब लोग ले लेते हैं तब उसके बाद वो अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो आपसे सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, जबकि हकीकत तो यह है कि अध्यक्ष को कोई शपथ दिलाता ही नहीं है, क्योंकि उस समय वो अध्यक्ष नहीं होते, आम सदस्य होते हैं और सदस्यों की तरह। फिर दूसरी बात आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किस रूप में शपथ लेता है, अपने पद की गरिमा रखते हुए या फिर आम सदस्य की गरिमा रखते हुए। तो दोस्तों वो आम सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। ये पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम कर लेंगे उनकी जगह। मान लीजिए अध्यक्ष बीमार हैं या कोई काम है वो नहीं है, वो अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष उनकी जगह कार्य कर लेंगे। लेकिन अगर उपाध्यक्ष ही नहीं है तब क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति एक पैनल बनाते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति एक पैनल बनाते हैं। पूछा जाता है दोस्तों आपसे बार बार कि लोकसभा का संचालन करने की दृष्टि में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो ये शक्ति किसके पास है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा राष्ट्रपति एक पैनल बनाते हैं वरिष्ठ सदस्यों का, है ना, जिसमें से कि 6 सदस्य होते हैं, और इन 6 सदस्यों में से एक व्यक्ति लोकसभा का कार्यभार संभालता है, उसके अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है और वो जब तक ना आ जाए तब तक उस पद पर बना रहता है ना। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है पैनल बनाने की, इतना आप ध्यान रखें। अब बात आती है दोस्तों कि ये अगर त्याग पत्र देना चाहें तो किसे देना चाहें, तो त्याग पत्र में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष देंगे उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को। ये त्याग पत्र हेडिंग डाल के आप लिख लें कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे है, अध्यक्ष देंगे उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को शपथ। और अगर बात होती है त्याग पत्र की, इनको पद से हटाने की, तो दोस्तों इनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही पारित होगा। मतलब जो ये लोकसभा के सदस्य हैं इसी में पारित होगा और बहुमत द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर बहुमत मिल जाता है, साधारण बहुमत, किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, उपस्थित व्यक्तियों की संख्या का बहुमत ही बहुमत कहलाता है। तो साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को जो उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि 14 दिन पूर्व, जैसा कि आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पढ़ा था, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उनको देनी अनिवार्य होती है। 14 दिन पहले सूचना दे दी, फिर उसके बाद में आप प्रस्ताव पारित कर दीजिए। तो ये हो गई दोस्तों इनको पद से हटाने की और त्याग पत्र की प्रक्रिया। अब बात करते हैं दोस्तों जो इनके अध्यक्ष की शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं। तो शक्तियां तो बहुत सारी हैं, है ना, शक्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां जो आपसे पूछी जाती हैं आपकी परीक्षाओं में बार बार, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी शक्ति है वो यही है कि धन विधेयक की पुष्टि। धन विधेयक की पुष्टि। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि धन विधेयक एक बहुत बड़ा बिल है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात गलत हो जाती है। कोई सवाल इस तरीके से आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात की गणना कौन करता है? तो दोस्तों ये शक्ति होती है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के पास। यहाँ आप अध्यक्ष लिख लें ब्रैकेट में, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तो। ठीक है, ये शक्ति किसके पास होती है? अध्यक्ष महोदय के पास होती है, धन विधेयक की पुष्टि करना, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात की गणना कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट इनके पास पावर होती है वो ये होती है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। यह भी आप नोट कर लें। संयुक्त बैठक, जो कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 108 के अंतर्गत दी गई है, और राष्ट्रपति को जब जब लगता है तब तब वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, यानी कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी यही करते हैं। निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देने का भी इन्हें अधिकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि इनके और क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो उन्हें आप लिख लें या ना लिखें जैसा आपका मन। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोकसभा का संचालन करना, संचालन मतलब उसकी प्रक्रिया देखनी पूरी, किस व्यक्ति को कितनी देर बोलने देना है, कोई अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति से कैसे निपटना है, उसको सज़ा देनी है या फिर किस तरीके से संचालन करना है ना। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होती हैं। तो इसलिए यहाँ से कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? तो इसकी पुष्टि भी दोस्तों कौन करते हैं?
हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इसमें देख लेते हैं आरक्षण के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आरक्षण की बात कर लेते हैं, आरक्षण लोकसभा में कैसे कैसे दिया गया है। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक अनुच्छेद है 330। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप जो है इसका ध्यान रखें। ये 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता था शुरू से, और अब भी इसका क्रम यही है कि हर 10 वर्ष ये जो है बढ़ा दिया जाता है। फिर दोस्तों यहीं पे जब 330 की बात चली है तो एक आर्टिकल 331 भी है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो 2 सदस्यों को यहाँ भी आरक्षण ही मिला है एक तरीके से, ओंग्ल भारतीयों को। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के अंतर्गत आर्टिकल 331 की सहायता से 2 व्यक्तियों को यानी कि ओंग्ल इंडियनों को, ओंग्ल भारतीयों को ये मनोनीत यानी नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकसभा विशेष में, है ना। ऐसी क्या विशेषता है लोकसभा की जो ये राज्यसभा से अपने आप को अलग, इसको थोड़ा सा हम रख सकते हैं लोकसभा को राज्यसभा से, है ना। तो कुछ विशेष तथ्य में आप डाल सकते हैं। विशेष में क्या डालेंगे, देखो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जब मैं मंत्रिपरिषद आपको पढ़ा रहा था। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप कहेंगे लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सरकार को ही कहते हैं। सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो सारे के सारे मिलकर ही मंत्रिपरिषद बनाते हैं। क्या होते हैं ये सारी डिटेल हम कर चुके थे, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा एक ऐसा सदन है जहां पर आप अपने सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। आप अपने मन मुताबिक चुन के भेजते हैं लोकसभा में। किसी सांसद को आपने वोट दिया तो आपने क्यों दिया, क्योंकि आप उसकी बातें लुभावनी थी, आपको उसकी बातों में थोड़ा सा दम लगा कि ये हमारी सुविधा का ख्याल रखेगा और जितनी भी हमारी परेशानियां हैं उनको ये दूर करने का प्रयास करेगा अगर ये सरकार में चला जाता है। मान लीजिए वो व्यक्ति सरकार में भी चला गया, है ना। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद बनी एक, जो महत्वपूर्ण विभाग जिन व्यक्तियों के हाथ में थे, तो वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होंगे, क्योंकि उन लोगों को तो आपने डायरेक्टली चुना ही नहीं है, वो तो आप द्वारा चुने ही नहीं है राज्यसभा के व्यक्ति। लोकसभा के सदस्यों को आपने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है। इसलिए दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब ये हो गया मंत्रिपरिषद सीधे सीधे जनता से उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके द्वारा ही चुने गए होते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी वो यही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है दोस्तों कि सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ के चलें। राज्यसभा में बहुमत कितना है उससे कोई मतलब नहीं। लोकसभा में अगर बहुमत है तो वही दल सरकार बना सकता है। सरकार अगर बना ली तब वो अपना मुखिया प्रधानमंत्री के रूप में चाहे लोकसभा से चुने चाहे राज्यसभा से चुने, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का बन सकता है, ठीक है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो हमारा लोकसभा में ही चाहिए। फिर दूसरी बात, धन विधेयक के बारे में आपने सुना, अभी हमने पढ़ा था कि धन विधेयक की पुष्टि कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की व्याख्या हमारे संविधान के अंतर्गत 110 अनुच्छेद में मिलती है। तो धन विधेयक का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले पारित कहाँ होगा, तो दोस्तों वो भी लोकसभा में ही पारित होगा। सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होगा। यहाँ से पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा जाएगा केवल औपचारिकता निभाने के लिए। राज्यसभा का धन विधेयक में कोई रोल नहीं होता है, केवल उनके पास जाता है। ना तो वो उसमें संशोधन कर सकते हैं, ना ही अपनी असहमति दर्शा सकते हैं। और अगर वो 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को उस पर विचार करने के लिए, अगर 14 दिन के अंतर्गत वो वापस नहीं करते हैं तो धन विधेयक अपने आप ही पारित समझा जाता है और मान लिया जाता है। फिर एक चीज़ और सुनी होगी दोस्तों, जब सरकार गिराने की बात आती है तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रस्ताव भी दोस्तों लोकसभा में ही पारित होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो लोकसभा के बारे में थी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में चाहिए, धन विधेयक सबसे पहले
लोकसभा में पारित होगा और अविश्वास प्रस्ताव भी सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों सदनों की, है ना, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर जो पॉइंट बनते हैं उसके बारे में कुछ विशेष बातें हम कर लेते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, कोरम। कोरम का अर्थ क्या होता है पहले तो आप ये समझ लें। कोरम का अर्थ ये होता है कि बैठक, किसी भी सदन की बैठक के लिए कम से कम जो सदस्यों की संख्या होती है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई सदन है उसमें 100 सदस्य हैं, तो आमतौर पर एक गणना हो जाती है कि भाई यार तुम 2 लोग आए और तुमने 2 लोगों ने फैसला कर लिया। मान लो 98 छुट्टी पे थे, 2 लोगों ने बैठक कर ली और अपनी मन मुताबिक उन्होंने कोई निर्णय ले लिया, तो वो 98 लोगों के खिलाफ है नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम संख्या रखी गई कि भाई अगर किसी भी सदन की कोई बैठक हुई है या हो रही है तो उसमें कम से कम इतने सदस्य तो चाहिए ही चाहिए, अगर उससे कम है तब वो बैठक नहीं होगी। तो कोरम की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 10% या फिर आप कह सकते हैं 1/10 इतनी होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में कोरम कितना है। अब जब आपको कोरम ही नहीं पता तो आप क्या जवाब दोगे। तो आपको पता है लोकसभा की जो संख्या है वर्तमान में वो 545 है। 545 का आप 1/10 निकालेंगे तो ये 54.5 निकल के आएगा। कहने का मतलब 54.5। अब 54.5 तो व्यक्ति हो नहीं सकते, कोई व्यक्ति आधा कैसे हो सकता है, इसलिए इसको राउंड फिगर करके 55 कर दिया गया है। तो यही दोस्तों लोकसभा का कोरम है। किसका कोरम है ये, लोकसभा का कोरम है। इतना आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की ओर। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इसका आप 1/10 करेंगे तो ये निकल के आएगा 24.5। तो इसका भी अर्थ यही हो गया कि आपको न्यूनतम 25 व्यक्ति चाहिए। मतलब अगर राज्यसभा की बैठक होगी तो कम से कम 25 व्यक्ति चाहिए और अगर लोकसभा की बैठक होगी तो कम से कम 55 सदस्य आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये होता है कोरम। कोरम आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी बात, लोकसभा में अगर विपक्ष अपने आप को, किसी दल को विपक्ष साबित करना है ना, विपक्ष नेता बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसकी संख्या भी दोस्तों 1/10 ही होनी चाहिए। यानी विपक्षी दल की जो मान्यता किस दल को मिलेगी, विपक्षी दल की मान्यता, तो दोस्तों उसका भी यही फिगर है 1/10 यानी कि 55। लोकसभा के अंतर्गत जो विपक्षी दल की मान्यता है वो उसी दल को मिलेगी जिसकी सदस्य संख्या 55 होगी, उसी को हम विपक्षी दल कह सकते हैं। फिर एक बात, अगर कोई सदस्य, मतलब चाहे वो राज्यसभा का है या लोकसभा का है, अगर वो उसकी बैठकों में भाग नहीं लेता है तो कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। तो इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया 60 दिन का। अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का है या राज्यसभा का, अगर 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये 60 दिन की जो अवधि है वो सदस्यता समाप्त की है, ये भी आप नोट कर लें। फिर दूसरी बात दोस्तों, लोकसभा में तारांकित प्रश्न होते हैं, और भी प्रश्न होते हैं कई तरीके के, वो हम एक डिटेल बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि लोकसभा पढ़ रहे हैं इसलिए आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लें। तारांकित प्रश्नों की जो संख्या होती है लोकसभा में एक दिन में, वो कितनी होती है, 20 होती है ना। ये क्या होता है इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जब संविधान खत्म कर लेंगे ना, आयोग वगैरह जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते आपकी परीक्षाओं में आता हो और हम उसको ना बताएं, ठीक है। तो छोटी से छोटी बात, बारीक से बारीक बात हम आपके लिए लेकर के आते हैं। वीडियो भले ही 2-4 मिनट का लंबा हो जाए, ठीक है, 2-4 मिनट के चक्कर में हम 2-4 सवाल नहीं छोड़ सकते ना। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको चैनल पे कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ जाएं और नियमित रूप से आप क्लासें लें। मैथ की क्लासें भी ब्रजेश सर जी ले रहे हैं रोज़ सुबह लाइव, है ना। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कुछ दिनों में आपके सामने लाइव ही आने की, क्योंकि लाइव में ये क्या होगा कि आपकी जो बातें हैं वो हम आपस में कर सकते हैं लाइव में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।